हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फोर्थ लेसन लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जैसा कि पिछले 3 लेसन्स हम पढ़ चुके हैं और उनका नोट्स भी हमें मिल गया है, प्लस इनका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आज जानेंगे अपने चौथे लेसन के बारे में, जो कि है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आइए जानते हैं। इसमें पहले इंट्रो में दिया हुआ है कि इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो ये है आपका लेसन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे लेसन के बारे में। जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले पूरा लेसन रीड करके बताती हूँ, फिर उसका थोड़ा समझाती हूँ उसे, और उसके बाद उसका नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। तो इसी तरह आइए इस लेसन को आज रीड करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बॉक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला, जो अखबार के कतरों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो वे उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तब माँ ने जवाब दिया, नहीं हो रहा था। माँ ने जवाब दिया। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था।
उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। सोचिए क्या सिचुएशन था उस टाइम का। सिर्फ 1976, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। उस टाइम पे लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। कलर, उनके रंग रूप के हिसाब से उन्हें ज़मीन, बस, अस्पताल और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही थी, या कह सकते हैं कि सारी सुविधाएं सिर्फ श्वेत लोगों को दी जा रही थी और अश्वेत लोगों को बिल्कुल कोई भी सुविधा दी ही नहीं जा रही थी। ये कैसा तरीका था? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट थी जो आपके लिए ऐसा कार्य करती? तो आगे बताते हैं कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो सोचिए, अगर नेल्सन मंडेला ने ये सारी रंग भेद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज भी इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता, जो कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय था। तो इसी तरह हर देश में कुछ ना कुछ तरीके के भेदभाव होते हैं, लेकिन हर देश के कुछ ऐसे क्रांतिकारी होते हैं जो मिलकर इन सारे प्रॉब्लम से लड़ते हैं और देश को उन सारे प्रॉब्लम से दूर बचाते हैं, और उसके साथ ही साथ आगे के जनरेशन को भी बेटर बनाते हैं। वरना आज भी हम उसी तरह के बैकवर्ड होके जीते। तो आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चलना जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बताते हैं कि कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? तो इसमें आगे जो ये बताते हैं कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुनाव 5 वर्ष की, भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। वैसे तो मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन रहेगी, फिर भी एक बार मैं आपको वो सारी चीज़ों पे एम्फसाइज़ करके बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रहे। तो भारत में हर एक 5 वर्ष में इलेक्शंस यानी कि वोट डालने के लिए हम जाते हैं। तो इसमें आगे बताते हैं कि सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए
वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो ये था चुनाव के बारे में और चुनाव में लिए जाने वाली भागीदारी। तो चुनाव जब होता है तो हम जाते हैं वोट देने, और वोट दे के हम अपना सरकार जो होता है वो चुनते हैं, और उसी के आधार पे वो कानून बनाते हैं। और कोई भी सरकार अगर चाहती है कि वो बार बार आए, सरकार बने और उनका कानून व्यवस्था बने, तो उन्हें जनता के बीच में अपना विश्वास बनाए रखना होता है और उनको ऐसे काम करने होते हैं जिससे जनता उन्हें बार बार चुने। आगे बताते हैं भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि हम वोट देने के साथ साथ सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ़ करके, और अगर अच्छा काम नहीं करती है तो उसका आलोचना जो हम करते हैं वो भी हमारी सरकार में भागीदारी को दिखाता है। आगे बताते हैं कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे तरीके से व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके ज़रिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। तो इस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस, हड़ताल, ये सारी चीज़ें और हस्ताक्षर अभियान, ये सारी चीज़ें करके सरकार जो न्याय संगत कार्य नहीं कर रही हो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात लोग अपना तो जो भी न्याय संगत चीज़ें हैं उसमें अपनी सहमति असहमति दिखाते ही हैं। इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम अखबार और पत्रिका एवं टेलीविज़न भी करती है। ये तो हम लोग अच्छे से, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के ज़रिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो इसके आगे ये बताया गया है कि विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा
इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के का समाधान करें, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले यही एक बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। इसके बाद आगे बताया गया है, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णाराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेंटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। या ये जो आपको ड्राइंग दी गई है, इस सीन में आप देख सकते हैं, जो कि आपको नदी के बारे में दिखाया गया है और ये कावेरी नदी है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णाराजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णाराजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। इसके बाद आगे इस बुक में बताया गया है कि समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर
अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो ये था आपका लेसन 4। इसमें आपने जाना सरकार के बारे में। अब हम बाकी के बारे में और आगे के लेसन्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको इस लेसन का नोट्स मिल जाएगा, प्लस आप इन सब नोट्स का और लेसन्स का PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।